सहेली। सखी सहेली। कार्यक्रम सखी सहेली में हमारी सभी सखियों को और सुनने वाले हमारे श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी और बुआ का नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बुआ जी बहुत गर्मी हो रही है बाहर, लू भी चल रही है। डरा रही हो तुम तो। हाँ, डरा नहीं रहे, खाली सिर्फ सचेत करने की कोशिश कर रहे हैं बुआ। कोशिश कर रहे हैं कि ध्यान रखें अपना। हाँ बिल्कुल ध्यान रखें अपना, बच्चों का ध्यान रखें, बुजुर्ग लोग हैं तो उनका ख्याल रखें, बाहर निकल रहे हैं तो ख्याल रखें ही, क्योंकि लू से बचाव की आज हम बात कर रहे हैं। और घर जब आए तब किस बात का ख्याल रखें, तो लू से बचना बहुत जरूरी है, ये बहुत खतरनाक होता है। तो इस पर तो चर्चा हम करेंगे ही, लेकिन आज घूमने कहाँ ले चल रही हो तुम? आज हम चलेंगे उत्तराखंड के टनकपुर। टनकपुर की बस एक छोटी सी खासियत बताती हूँ, नेपाल से बस ये 3 किलोमीटर अंदर भारत सीमा पर है। मतलब अगर आप किसी चोटी पे पहुंच जाए तो आप नेपाल का भी कुछ छोटे छोटे गाँव देख सकते हैं और हिमालय की भी कुछ चोटियां। देखो ऐसा है ना कि दार्जिलिंग से जब आप सिलीगुड़ी जाने लगते हो तो आपको वहां रास्ते में रोकते हैं और कहते हैं और नेपाल ले जाते हैं, और वहां पर रोक देते हैं, आपका आई कार्ड देखते हैं, परिचय पत्र देखते हैं, और आपसे वहीं पर टैक्सी वाले खड़े रहते हैं, कहते हैं 300 रुपए में जाइए, बाजार घुमा के ले आते हैं नेपाल का। हाँ बड़े मजे से। तो ऐसे ही है, नेपाल तो अपना बिल्कुल प्यारा सा पड़ोसी देश है, तो आप कभी भी घूम सकते हैं। तो टनकपुर जाके घूमिए और बाकी जो उसकी वादियां हैं, खूबसूरती है, उसका आनंद लीजिए। हमारे संग चलिएगा, है ना? बिल्कुल चलिएगा। और जब चल के घूम के थक जाए तो फिर थक के आगे घर पे शिकायत ना करना, क्योंकि हंसना खूब कुछ ऐसी बात को याद करके कि कोई व्यंग हो गया हो घर में, किसी को छेड़ दिया हो। हाँ वैसे तो एक बात और है बड़ी मजेदार, हमारे साथी ही हम लोग को कहीं ना कहीं से रास्ता दिखा देते हैं। उन्होंने याद किया कि कौन कौन सी फिल्म उन्होंने देखी, तो हंसते हंसते लोटपोट हो गए वो लोग। और पिक्चर हॉल में ही तो ऐसा भी होता है कि कुछ कुछ फिल्में ऐसी होती हैं, या फिल्म जब देखने जाते हैं तो कुछ कुछ ऐसे वाकया हो जाते हैं कि उसमें बहुत हंसी आती है, कोई छूट जाता है। कभी कभी खाने की चीजें आगे पीछे, जब पहले लेकर हम लोग जाते थे ना हॉल में, तो कैसे आदान प्रदान में किसी और को थमा दिया जाता था। अंधेरे में पता नहीं, अंधेरे में पता नहीं चलता था। तो एक बार ऐसे ब्रेड में ढेर सारा अचार लगा था, सब ब्रेड में लगाने के लिए मीठा वाला अचार, जो पहले तो वही लगता था जैम की जगह पे, तो मिल ही नहीं रहा था सबको कि कहाँ रह गया। सबने धीरे धीरे सबको 2-2 स्लाइस थमाई, तो आगे जो बहन बैठी थी उसके हाथ में सारा अचार वाला चला गया और चिल्लाई कि क्या है इसमें इतना ढेर सारा लगाओ। तो इस तरह की बातें वो उसी में लगा हुआ था। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें कि आप हंस हंस कर लोटपोट हो गए, तो वो बताइएगा। लेकिन आज बड़ा खास दिन है, विश्व टूना दिवस। तो टूना मछली का नाम है, ये हमारे साथी जानते ही होंगे। जी बिल्कुल, और काफी संदेश आए हैं। जी हाँ, जहाँ पर उन्होंने जो टूना मछली है इसकी खासियत और उनकी प्रजातियां भी बताई है। वो बहुत सारी बातें करेंगे, इस दिवस की खासियत के बारे में भी बात करेंगे बुआ। एक गीत सुने पहले। बिल्कुल। दिल
कभी रुत ये बदलती रहे, दो दिलों की ये बात चलती रहे। आके बहारों की छाँव जाती रहे, ढलती रहे, ना फिरे ये नजर दिल से, दिल न रूठे, ज़माना चाहे छूटे। वादा करो जानम, ना छोड़ोगे ये दामन, ज़माना चाहे छूटे। बाँधी है जो दिल से अब ये डोर, जिंदगी भर न टूटे। वादा करो जानम, न छोड़ोगे ये दामन, ज़माना चाहे छूटे। होने देंगे ऐसा ना हम, कल को ज़माना हंसे, यूं करे प्यार का नाम दुनिया याद करे। हम पे गिरे बिजलियां, आंधी के तूफान चले, हाथ से ये तेरा आंचल अब न छूटे, ज़माना चाहे छूटे। वादा करो जानम, न छोड़ोगे ये दामन, ज़माना चाहे छूटे। बांधी है जो दिल से अब ये डोर, जिंदगी भर न टूटे। वादा करो जानम, न छोड़ोगे ये दामन, ज़माना चाहे छूटे, ज़माना चाहे छूटे। कुछ ऐसा ही शायद दिल का हाल टूना मछलियों का है ना। लेकिन इतनी प्यारी होती है, मतलब प्यारी से मतलब ये है कि कहते हैं ऐसा लोग कि बहुत खास होती है, विश्व की सबसे महंगी मछली है, पौष्टिक तत्वों से भरपूर है, आम आदमी की पहुंच से बाहर है इसकी खरीदारी, ऐसा लोग लिख रहे हैं कि मैंने पढ़ा है, विशेष जानकारी है हम लोग देंगे। तो शायद इसीलिए लोग सोचते हैं कि ये छूटे नहीं, और कहीं ना कहीं ये पूरी दुनिया का जो है ना छोड़ के जा रही है, जी हाँ, लुप्त हो रही है, लुप्त हो रही है। और इसीलिए दुनिया भर में हर साल 2 मई यानी आज के दिन को टूना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। बुआ, ये दिन मछली को समर्पित है, जैसे कि अभी बताया आपने कि आबादी इसकी कम होती जा रही है, और इसके संरक्षण को प्रेरित करने के लिए और इसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़े, इसलिए ये खास दिन टूना मछली को समर्पित है। और जैसे कि पहले भी तुमने कहा कि हमारे साथी बता रहे हैं कि 5 प्रमुख प्रजातियां हैं, अल्बाकोर, बिगाई, ब्लूफिन, स्किपजैक और येलोफिन। प्रत्येक प्रजाति की अलग अलग विशेषताएं होती हैं, जैसे कि ब्लूफिन टूना जो होती है थुनस सबसे बड़ी प्रजाति है, इसकी औसत लंबाई 6 से 10 फीट होती है। वैसे ये 1 फीट से लेके कितनी लंबी होती है? 15 फीट तक भी लंबी हो सकती है। अच्छा, ऐसे नाम से लगता है ना दीपा छोटी सी होगी। टूना हम लोग घर में नहीं, टुन्नी टूना घर में नाम जो रख लेते हैं, तो पता नहीं छोटे से घर में जिसकी हाइट कम होती है उसको कुछ इसी तरह का कुछ इसी तरीके का नाम लिया था, छोटा सा नाम रहता है टूना, तो जैसे लगता है कि वो सूची टाइप की होगी। खैर चलिए ठीक है, इनकी जो है बाकी जो योग्यताएं हैं वो बहुत ज्यादा है और शायद इसीलिए तो पूरे दुनिया में इसकी मांग है, और हर देश में बहुत इसकी मांग बढ़ी जाती, क्योंकि दूसरी मछलियों की तुलना में इस मछली में, जैसे कि आपने बताया कि बहुत प्रचुर मात्रा में प्रोटीन है, फिर इसमें
तैलीय मछली है और विटामिन डी तो सभी में पाया जाता है, लेकिन इसमें ज्यादा होता है और अच्छी खासी मात्रा में इसमें एसिड भी पाया जाता है। जी बिल्कुल। और इसके अलावा इसमें विटामिन B6, विटामिन B12, फास्फोरस, पोटेशियम के साथ थायामिन, मैग्नीशियम और आयोडीन भी पाया जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड और प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो इसलिए इसकी जो विशेषता है बढ़ जाती है, खास तौर से इसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। टूना मछली जो है भूमध्य सागर, अटलांटिक, प्रशांत महासागर में पाई जाती है। 40 से अधिक प्रजातियां इसमें शामिल हैं, लेकिन लगातार टूना के होते शिकार से अब ये विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई है और यही वजह है कि इन्हें विलुप्ति से बचाने के लिए हर वर्ष 2 मई को वर्ल्ड टूना डे मनाया जाता है। जी बिल्कुल। तो ये है खास कारण कि अच्छा एक बात है कि मतलब अच्छा होना भी गुनाह हो गया उसका। अब कुछ ऐसी ही बात यहाँ तो लग रही है। तो जो भी चीज मतलब जो कहते हैं ना कि खासियत से भरपूर हो तो लोग उसको चाहने लगते हैं, फिर वो जाहिर है कि गायब होने लगती है। तो भाई ऐसा मत करिए, आपकी ही पसंद की चीज है तो इसको रहने दीजिए। हाँ जी बिल्कुल। और एक गीत तो लेकिन अभी और भी बहुत सारी बातें हैं, गीत सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जी
बुआ, मछली का ही सिर्फ ये हाल नहीं है, हम सबका यही हाल है। तन मन गला सब प्यास से बुझ रहा है ना। बहुत ज्यादा सभी का गला सूख रहा है, तो भाई इसके लिए तो गला जो सूखता है तो उसके लिए थोड़ी सी अलग चीज है। आमतौर पर हम फ्रिज का पानी निकाल कर पी लेते हैं, तो वो मत करिए। आप घड़े का पानी पीजिए, फिर देखिए कैसे तृप्त होता है आपका गला भी, मन भी, और कैसे आंखों तक तरावट उसकी पहुंचती है ना। बिल्कुल, और ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भारतीय मौसम विभाग IMD जो कहते हैं जी, कह रहे हैं ये कि इस बार बहुत गर्मी पड़ने वाली है, आप अगले 2 महीने अपना खूब अच्छा ध्यान रखें। हाँ, तो तब अभी गला सूख जाएगा ये सुनते तो होता है ना, वो हो जाता है कि अरे बाप रे, घर में नहीं ऐसा तनाव सा आ जाता है, खास तौर पे महिलाओं को तुरंत, क्या बात कर रहे हैं, इतनी गर्मी पड़ने वाली है, क्या हम जाए भी ना अब गर्मी की छुट्टी में, क्या मायके भी ना जाएं, क्या बच्चे अब इन्हीं दिनों में बस फुर्सत पाते हैं, हम यहाँ ना घूमे वहां ना घूमे, और शिकायतों का देखिए पिटारा चल जाएगा। उसके बाद क्यों भाई, देखो ऐसा नहीं है, गैस के आगे खड़े होकर जब खाना पकाना पड़ता है तो दिक्कत तो होती ही है। अब कोई है तो नहीं कि जो पीछे से पंखा झले, वो हाथ वाला पंखा भी नहीं मिलेगा, तो दिक्कत तो है। और जब लू लगने की बात आती है तो जाहिर है कि हमारे बहुत सारे साथी ये लिख रहे हैं कि अच्छा हो कि आप घर से बाहर ही ना निकले, कोशिश करें जरूरी काम बहुत से ही निपटा लें सुबह सुबह, और समय से ऑफिस पहुंच जाएं। ज्यादातर सारे ऑफिस आजकल वातानुकूलित होते हैं। छुट्टी के समय भी पानी पीकर निकले। घर का बना पना जो कि कच्चे आम पुदीने से बनता है साथ में रखिए, पीते रहिए। कभी लू लपट से निकलना भी पड़े तो पानी या शिकंजी पीकर ही निकले। अपने साथ कच्चा प्याज जरूर रखें। शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढककर निकले। हल्का फुल्का भोजन करें। ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूजा सब मौसम में आते हैं। इसी मौसम में तो कभी भी बाहर का कटा फल ना खाएं, लेकिन हाँ, इनका सेवन करते रहें भाई। मतलब ये सब जो फल का नाम इन्होंने लिखा है, तो ये हमारे साथी ने लिखकर भेजा था, बड़ी अच्छी सी बात। और ये जिस तरह से उन्होंने तो बहुत सारी जो हम बात कहना चाह रहे थे, सभी का सार उन्होंने तो दे ही दिया। एक और देखिए संदेश है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है, खासकर बच्चे या बुजुर्ग लोग, तो उन्हें लू लगने का खतरा ज्यादा रहता है। इससे बचने के लिए बिना काम या खास कारण धूप में बाहर न निकले, ना ही जाएं तो उनके लिए अच्छा रहेगा। फिर भी अगर आप कड़ी धूप में बाजार में से घर पहुंच रहे हैं, तब तुरंत ठंडा पानी ना पिएं। ठंडा पानी से नहाना या हाथ मुंह धोना नहीं चाहिए। ना एसी में बैठिए, एसी यानी एयर कंडीशन वातानुकूलित जहां कमरा हो आपका, तो उसमें न जाए। यहाँ तक कि कूलर भी बहुत ठंडा अगर कमरा हो जाता है तो उस कमरे में भी आप सीधे न जाएं। जी बिल्कुल। तो जब थोड़ा बाहर ही बैठिए, तापमान का इन्होंने लिखा संतुलन बिगड़ सकता है। शरीर और रूम का तापमान समतोल हो जाए, उसके बाद आप ये सब कर सकते हैं, क्योंकि तुरंत सर्दी पकड़ती है और बच्चों को और बड़ों को तो खास तौर पे एकदम लग जाती है सर्दी। और हम मन नहीं मानता ना, हम तुरंत चले जाते हैं कि हाय हाय गर्मी करके हम तुरंत चले जाते हैं जहां ठंडक और तरावट होती है। नहीं हुआ, बिल्कुल सही बात है। तो इस बात का ख्याल रखें और जहां तक संभव हो धूप से बचने का प्रयास करें। जरूरी हो तो धूप में छाता लेकर निकलें। ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ का सेवन करें। ढीले हल्के रंग के कपड़े पहने। और इन्होंने लिखा है कि किसी भी मद्यपान से बचें। शरीर को हाइड्रेट रखें और हो सके तो कॉफी और चाय भी कम पिएं। और बिल्कुल सही बात है। तो ये सारी चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है जी। सूती कपड़े पहने हैं। हाँ जी बिल्कुल, सूती कपड़े पहनना चाहिए। और हल्के रंग के कपड़े, बहुत वो डार्क कलर जैसे काला, गहरा नीला, इस तरह के कलर आप पहनिए ना। बाद में बारिश में भी पहन सकते हैं, ठंड के मौसम में भी पहन सकते हैं, तो अच्छे लगेंगे वो। और भाई उसका क्या करना है वो आप जानिए, लेकिन फिलहाल तो आप हल्के रंग के कपड़े पहनिए। बिल्कुल। और पानी बहुत कम पीते हैं घर में जी, तो इसमें कोई बुराई नहीं है अगर एक दूसरे को याद दिलाना पड़े। हम घर के सदस्य हैं, हमें पता होता है कि किसकी क्या आदत है। तो अगर लगता है कि बड़े की या बच्चे की या जिसकी भी की आदत कम है पानी पीने की, तो उन्हें याद दिलाते रहें कि पानी पियो भाई, पानी पियो। तो ऐसा शिकायतें करते हैं कई लोग कि क्या पानी के लिए भी याद दिलाते रहें। तो नहीं, आप बिल्कुल याद दिलाइए। और एक बात और है कि पानी तो पिलाने के लिए याद रखें, पिलाएं भी। बेहतर है कि जैसे कि बहुत सारी चीजें, शिकंजी जैसे नींबू का शरबत है, आजकल बेल का शरबत है, या फालसे का शरबत है, या कुछ ऐसा घोल बनाकर, जैसे कि आजकल तो सत्तू का भी लोग शरबत बना लेते हैं। 2 चम्मच आप घोल लीजिए चने का सत्तू और शक्कर, चाहे तो नमक और जीरा मिलाकर आप दे दीजिए, लो ये पी लो। तो बहाने माने से कुछ और भी प्रयोग किए जा सकते हैं, और ताकि शरीर में जो है वो पानी की मात्रा संतुलित रहे। तो ये हम लोग सबकी जिम्मेदारी है। एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तो ये काम हो जाएगा। और थोड़े से दिन की बात है, ये गर्मी के दिन भी बस इसी तरह छाछ है, जीरा पानी है, जलजीरा है, लस्सी है, आम का पन्ना है जैसे लिख रहे हैं। और ऐसे ही मतलब कोई भी फलों का रस ले सकते हैं। मौसमी फल जैसे हमने बात की, तरबूज का रस बहुत अच्छा लगता है। हाँ, वो भी बहुत तो कुछ भी बना सकते हैं। और कभी कभी जैसे थोड़ा सा उसको बदल दीजिए ना। बच्चे अगर जिद करें तो थोड़ा सा वो, जैसे हमने बात करी थी ना, थोड़ा सा सोडा डाल दीजिए, तो वो लेमोनेड टाइप हो जाएगा, बन जाएगा, थोड़ा सा नयापन आ जाएगा। तो बच्चों को
वही नया 2-4 पुदीने के, खुद भी थोड़ा सा पी लीजिए, बच्चों को भी दे दीजिए। पुदीने की पत्तियों से थोड़ा सजा दीजिए, थोड़े नए ढंग के ग्लास निकाल दीजिए, उनको अच्छा लगे, लो इसमें आज पिलाते हैं तुमको, अच्छा लगेगा। बिल्कुल। तो थोड़ा सा आकर्षक करना पड़ेगा। एक बात और है कि ये सारी चीजें, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना, तुरंत प्याज का रस, हमारे साथियों ने लिखा प्याज लेकर भी निकले, और ये तो हो गई बचाव की बात। लेकिन जब लग गई लू, पता चल जाता है, क्योंकि आंखें जलने लगती हैं, हाथ की हथेली है, पैर के तलवे हैं, इनसे लगता है जैसे आग निकल रही है, तो इसका मतलब लू लग चुकी है। तो इसके बाद भी इसमें भी प्याज का रस लगा सकते हैं, हाथों में, तलवे में, पैर के तलवे में, हाथ की हथेली पर, सिर पर, माथे पर लगा सकते हैं। तो या नहीं तो पूरे आप शरीर में लेप लगा दीजिए उसका, पूरे हाथ लंबे पैरों में पूरा, अगर ज्यादा लग रहा है तो। ऐसे ही आम जो है, कच्चा आम उबाल के उसका गूदा निकाल के भी पूरे शरीर में आप लेप लगा दीजिए उसका। हाँ। और वो हमारे जो पड़ोस में हमारी दादी हुआ करती थी, वो हमें बताती थी कि ऐसी दूधी, लौकी या दूधी या घिया भी बोलते हैं, तो उसको भी काट के उसको घसो, हाथ पे मले, बिल्कुल रगड़ लो। क्या बात है। तो वो रगड़ते रगड़ते ना वो इतना गर्म और कुम्हला सा जाएगा, ऐसा लगेगा कि जैसे हाथ में या पैर में वो पक गया, खींच रहा है, मतलब गर्मी, तो वो भी गर्मी खींच लेता है। तो इस बात का ख्याल रखें। और एक बात और है कि कहीं से ये लगता है कि नहीं, अभी भी जो स्थिति है नियंत्रण में नहीं आ रही है, तो चिकित्सक को दिखा लीजिए। आप ये मत सोचिए कि अरे अभी ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर का मामला है, एसी में बैठेगा थोड़ी देर। हाँ, गर्मी तो लगी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो इंतजार करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये हमने देखा है कि जैसे धूप में निकले और उन्होंने सर पे टोपी नहीं लगाई थी, और बिल्कुल सड़क चौराहे पर पहुंचते पहुंचते तक वो बस लस्सी या कुछ ऐसे दही लेने जा रहे थे घर से, और मतलब उनका देहांत हो गया। तो मतलब ये हम कहना चाहते हैं कि लू जो होती है इतनी घातक होती है, प्राण लेवा होती है, जान ले सकती है। तो कृपया इसमें इसको ना ऐसे संग खिलवाड़ ना करें जी। और कभी जो ऐसा है ना कि भाई आपको डॉक्टर को दिखाने लेके जाना है, तो आप रोगी के जो जिनको लू लग गई है, बुखार है या लू लग गई, तो आप कान में रुई के फाहे डालें, लेकिन उसको थोड़ा सा गुलाब जल में डुबो के, हल्का सा, ऐसा खूब नहीं कि गुलाब जल कान के अंदर ही घुस जाए, वैसा नहीं लेना, थोड़ा सा नम कर लीजिए, तो ठंडक उनके बनी रहेगी। क्योंकि शरीर का एक जो तापमान है ना, वो कहीं तो थोड़ा बैलेंस होता है, बिगड़ा हुआ है, तो उसको ठीक करना है। उसके संग संग ऊपर से आप सूती कपड़ा जरूर सर पर लपेटिए, कान से लपेटते हुए लपेटिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा आप देखें कि अब लो इसको तो कैसे हमने मफलर की तरह बांध लिया, ऐसा नहीं है। इसमें शर्म मत करिए। धूप का चश्मा लगाइए, इन सब चीजों का ख्याल रखिए, का भी लगा के निकलिए आप। और वो जो आजकल बड़ा स्टाइल वाला हो गया है बुआ, अच्छा, जो गमछा, जिसको लाल गमछा कहते हैं, अब हर कलर में आने लग गए हैं, तो आप उसको स्टाइल में भी बांध सकते हो। और आप मतलब ना सिर्फ पुरुष, महिलाएं भी खूब इस्तेमाल कर रही हैं उसका, तो उसको स्टोल की तरह आप उसको सर पर इस तरह से बांधिए, तो वो गमछे का कपड़ा जब पानी में भिगो के फिर जब अगले दिन इस्तेमाल करते हैं तो पूरा नरम पड़ जाता है, और बिल्कुल सूती, बिल्कुल कॉटन का होता है। तो भाई देखो, इतना वर्णन कर रही हो तो ला के दिखाना हमको, हम तुम्हें देखो ये गीत सुनवा देते हैं, है ना। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चलते दाँव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते, भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते। कड़वे मीठे फल करम के यहाँ सभी पाते, कभी सीधे कभी उल्टे पड़ते अजब समय के पाँव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव,
कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। क्या खुशियाँ क्या गम ये सब मिलते बारी बारी, क्या खुशियाँ क्या गम ये सब मिलते बारी बारी। मालिक की मर्जी पे चलती ये दुनिया सारी। ध्यान से खेना जग नदिया में बंदे अपनी नाव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप। धूप छाँव के इस बेला में अंतराल का समय भी आता है बुआ जी। अंतराल के बाद बुआ के संग जी और घूमने चलेंगे आज सबके। देखो हमारे साथी ने यही लिखा है कि बहुत लू है तो शाम के समय, दिन में तो बिल्कुल नहीं निकलना है, तो शाम को चलेंगे हम लोग घूमने के लिए। हाँ, तो वो भी हमारे साथ चल रहे हैं टनकपुर से। टनकपुर मतलब चलना है तो टनकपुर चलेंगे हमारे साथ। तो चलिए जिसको जिसको चलना है। चंपावत जिले में है ये जी, कुमाऊं क्षेत्र में है और उसके तलहट में बसा हुआ है ये टनकपुर शहर जी। और इसके नदी का तट, शारदा नदी के तट पर बसा है ये शहर और रिवर राफ्टिंग के लिए बहुत प्रसिद्ध है, बड़े लोग जाते हैं। हालांकि कम लोगों को ये पता है या नहीं, लेकिन वहाँ पे रिवर राफ्टिंग बहुत ज्यादा होती है। और हमारे साथी ने भी यही बात लगभग साझा की है और लिखती हैं कि भारत नेपाल सीमा के नजदीक स्थित महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी है। 15 किलोमीटर दूर बनबसा एक रमणीय टाउनशिप है जो NHPC की एक बड़ी जल विद्युत इकाई का घर है। वन क्षेत्रों, हरी भरी घाटियों, पहाड़ियों से घिरे टनकपुर के पास कई आध्यात्मिक स्थल भी हैं जिनमें प्रसिद्ध पूर्णागिरि मंदिर शामिल है। टनकपुर में आप प्रकृति की खूबसूरती के अलावा नंधौर वन्य जीव अभयारण्य भी घूम सकते हैं। नंधौर वन्य जीव अभयारण्य में जीप सफारी के जरिए पक्षियों की लगभग 250 से अधिक प्रजातियां देख सकते हैं। और इन्होंने ये भी लिखा तस्वीर भी ले सकते हैं जी। तो बिल्कुल यहाँ भी जाएंगे और आसपास भी बहुत सारी जगह हैं, जैसे बनबसा की जो अभी बात हुई ना, ये जो टाउनशिप है ये हाइडल पावर प्लांट है यहाँ पे। और बनबसा बैराज के लिए जाना जाता है जो शारदा नदी पर स्थित है और इसमें बनी झील का बड़ा अद्भुत दृश्य वहाँ पे दिखाई देता है। मतलब डैम बना हुआ है जी, तो विशाल जलराशि दिखाई देती है ना, ढेर सारा पानी, बहुत सारा पानी और तेजी से पानी का बहाव है। जब आप इसकी जो पिक्चर्स देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ यहाँ तो हमें जाना ही चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और तुम्हें क्या लगता है, श्यामला ताल नहीं जाना चाहिए? श्यामला ताल जो है ये करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर सुंदर प्राकृतिक जल झील है और इसका नाम इसके पानी के गहरे हरे रंग के कारण बना है, पड़ा हुआ है, क्योंकि भाई श्यामला मतलब होता है सांवला और हरा भी कह सकते हैं। ये स्वामी विवेकानंद आश्रम के लिए प्रसिद्ध है जो झील के तट पर स्थित है। पेड़ों और शांत झील से घिरा यह आश्रम आंखों को बहुत सुकून देता है, आत्मा के लिए बहुत आनंददायक स्थल है। जी बिल्कुल। और इसी तरह से है शारदा नदी पर बने घाट। ये नदी पे जाने के लिए ना सीढ़ीदार घाट है, आप सीढ़ी उतर सकते हैं इसमें। और ये माँ पूर्णागिरि शारदा घाट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे भक्त मंदिर पे जो पूर्णागिरि मंदिर है जिसके बारे में हम और बात करेंगे, यहाँ जाने के लिए पहले यहाँ पर इस घाट पर स्नान करते हैं।
और 20 किलोमीटर की दूरी पर ये पूर्णागिरि मंदिर है जिसकी तुम बात कर रही हो। सिद्ध पीठों में से एक है। एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित ये मंदिर साल भर हजारों भक्तों को आकर्षित करता है, खासकर चैत्र नवरात्रि, ये जो हमारे अभी पड़ा था मार्च अप्रैल में पूर्णागिरि मेले के दौरान। उस समय 40 दिवसीय कार्यक्रम चलता है जिसके दौरान भक्त जो है शहर में उमड़ते हैं दर्शन के लिए और आनंद लेते हैं मेले का। और पूर्णागिरि से, जिसे पुण्यगिरि के नाम से भी जाना जाता है, काली नदी मैदानी इलाकों में उतरती है और शारदा के नाम से जानी जाती है। जी, और इस मंदिर के दर्शन के लिए सड़क मार्ग से ठुलीगढ़ तक आप जा सकते हो आगे, और वहां जाने के लिए ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। अच्छा। फिर एक और जगह है टंकी जिसका नाम है, तो ये चढ़ाई टंकी नाम की जगह पे खत्म होती है। तो वहां से आप पूर्णागिरि पहाड़ी जब आप ऊपर चढ़ गए तो काली नदी दिखेगी, काली नदी के वो पूरे तट दिखेंगे, द्वीप दिखेंगे, सुंदर लगता है ना, बिल्कुल सुंदर। और शहर दिखेगा टनकपुर, और फिर यहीं पे खड़े होकर के आप नेपाल के कुछ जो गांव है वो भी देख सकते हैं। चलते हैं मीठा रीठा साहिब। हरी भूरी पहाड़ियों के पृष्ठभूमि में स्थापित मंत्र मुग्ध कर देने वाला सफेद गुरुद्वारा है। चंपावत शहर से 72 किलोमीटर की दूरी पर है और द्यूरी नामक जो है एक छोटे से गांव में स्थित है। कहा जाता है कि एक बार गुरु नानक जी इस स्थान पर आए थे और उन्होंने चमत्कारिक ढंग से अखरोट के पेड़ के कड़वे फल को मीठा कर दिया था। तो रीठा, इसका नाम मीठा रीठा। तो रीठा साहिब गुरुद्वारे का निर्माण 1960 में लोतिया और रतिया नदी को संगम पर किया गया और गुरुद्वारे का नाम इसके आसपास उगने वाले लोकप्रिय रीठा, जो साबुन की तरह हम लोग प्रयोग में लाते हैं, वो, और इसे लगाया हुआ ढेरनाथ मंदिर है। वैसाखी पूर्णिमा पर गुरुद्वारे में एक बड़ा सा मेला लगता है। जी, तो उस वक्त भी जा सकते हैं, और इसके साथ में आप एबट माउंट भी जा सकते हैं। ये समुद्र तल से 1900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और ये माउंट जो है एबट माउंट बड़ा सुंदर सा गांव है। ऐसा कहते हैं बुआ कि एक ब्रिटिश व्यवसायी जो जॉन हेरोल्ड एबट, इनने यहाँ की शांति से वो इतने मंत्रमुग्ध हो गए थे कि उन्होंने एक यूरोपीय बस्ती वहां पे बसाई और उसको विकसित करने का सोचा। तो उन्होंने क्या किया, 5 एकड़ जंगल में फैले 13 कॉटेज, सिर्फ 13 कॉटेज 5 एकड़ जंगल में उन्होंने बनाया और उसका समूह सा बनाया। बाद में इस स्थान का नाम उन्होंने अपने ही नाम पर रख दिया, एबॉट माउंट। और प्रकृति का जो आप अलग अलग भरपूर जो विभिन्न रंग अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए। और गर्मियों में खास तौर पे हिमालयी पक्षी दिखते हैं, यहाँ पे रंगीन तितलियां दिखती हैं, और बुरांस करके चमकीले लाल फूल होते हैं जी, बहुत सुंदर लगते हैं। वो वहाँ यहाँ पे इस वक्त देखे जा सकते हैं। और ये हिल स्टेशन में आप जो नेचुरल वॉक कीजिए, ट्रैकिंग पे जाइए, और अगर आपको फोटोग्राफी, तो आजकल तो फोटो और वीडियो पसंद हो चाहे नहीं हो करना ही पड़ता है आपको। हाथ में घर का कोई ना कोई एक बंदा बोलता है चलो चलो फोटो लो, रुको हमें यहाँ पे ये करना है, वो बिल्कुल सही बात है। तो घर का एक बंदा अगर कहता है तो बुआ भी कहती है गाना सुनाओ। तो हम आगे जो है बहुत सारी और भी जगह है, गोलू देवता मंदिर चलेंगे, लेकिन पहले एक गीत सुनते हैं। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। कहीं गुनगुन कहीं रुन झुन के जैसे नाचे जमीन,
सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ओहो हो, ओहो हो, ओहो। वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर, वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर, मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। आप कहाँ चल रहे हैं? भाई देखो, आगे चलने की बात हुई थी जी। तुमने कहा था एबट माउंट की बात की थी, तो ये जो है पंचेश्वर घुमाते हैं। हाँ बिल्कुल, चंपावत से ये 40 किलोमीटर दूर है बुआ। शांत पंचेश्वर काली और सरयू नदी के संगम पर स्थित है। भारत नेपाल सीमा भी यहाँ से बिल्कुल पास है। तो ये पवित्र चौम मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ वार्षिक मेला भी लगता है और नदियों के संगम पर डुबकी लगाना बहुत ही शुभ और पवित्र मानते हैं। और इस मंदिर के प्रमुख देवता मानते हैं भगवान शिव है, जो यहाँ जानवरों के रक्षक भी माने जाते हैं। गोलू देवता मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है, इसमें ग्वाल देवता मंदिर भी कहा जाता है। चंपावत में एक लोकप्रिय स्थान है, कुमाऊं के प्रतिष्ठित स्थानीय देवता गोलू देवता को समर्पित है। पूरे क्षेत्र में बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। और काली शारदा नदियों के किनारे टनकपुर और इसके आसपास के स्थान उत्तराखंड में कम लोग जानते हैं, लेकिन रोमांचकारी राफ्टिंग अनुभवों में से एक जो है वो यहाँ पर आप कर सकते हैं, मजा आएगा बिल्कुल। और यहाँ बहने वाली नदी जिसे कुछ हिस्सों में काली शारदा के नाम से भी जाना जाता है, इसके किनारे विस्तृत समुद्र तट है और इसकी पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो जिसे ना जो तृतीय श्रेणी रैपिड्स कहते हैं, मतलब कि पानी का बहाव बहुत तेज हो जाता है और लहरें बहुत ऊपर हो जाती हैं, बहुत ऊंची ऊंची। तो ऐसे में राफ्टिंग करना मजा आता है, मजा भी आता है, लेकिन खतरनाक भी है ना, खतरनाक है जी। तो आसपास के क्षेत्र में वनस्पति और जीवों से ये समृद्ध है ये वाला पूरा क्षेत्र, और कोई भी आसानी से अलग अलग प्रकार के दुर्लभ पक्षियों को देख सकते हैं, जानवरों को देख सकते हैं यहाँ पर। और कुछ टूर ऑपरेटर तो पंचेश्वर से टनकपुर तक लंबी 4 दिन की भी राफ्टिंग यात्रा करते हैं भाई। तो हम तो सुन करके इतना घबरा रहे हैं, 4 दिन की राफ्टिंग मतलब बहुत मुश्किल है। 8 घंटे की भी करना मतलब बहुत रोमांचकारी होती है, मजा लिया जा सकता है। लेकिन जो लोग भाई व्यावसायिक तौर पर करते हैं, रेगुलर करते रहते हैं, उन्हें मजा आता है। जंगल, छोटी पहाड़ियां, कई मंदिरों से घिरा होने के कारण टनकपुर आसान से पैदल यात्रा की जा सकती है। ट्रैकिंग के लिए तो आदर्श है ही, हम बात कर रहे हैं। पैदल ही आसपास जंगल का आनंद लीजिए और आप तामली और यहाँ तक कि काली नदी के किनारे झूला घाट तक भी ट्रैक कर सकते हैं। तो भाई देखो, इन सब जगहों पर भाई बार बार हम यही कहते हैं कि ऐसी जगह जब जाएं, जैसे ऐतिहासिक इमारतें हैं तो चलिए आप जाइए, देख कर आ जाइए, लेकिन यहाँ पर रहिए थोड़ा सा। जो नैसर्गिक सुख है, वहाँ पर शुद्ध वातावरण है, आपको वायु मिलेगी, अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी, तो थोड़ी देर वहाँ ठहर के रहिए और थोड़ा चलिए, फिर कहीं बैठ के आनंद लीजिए उसका। फिर पंछियों को देखिए, पेड़ों को देखिए। सब पेड़ों की जो प्रकृति होती है वो अलग होती है ना, बिल्कुल। और उनका पंछियों की बात हो रही है कि अलग अलग रंग बिरंगे और इतने मीठी आवाज और उनके कलर अगर आप देखें ना, उनके पंखों के, ऐसा लगता है ये इतना नेचुरल, इतने सुंदर कलर कैसे ईश्वर ने दिया है। तो बड़ा आनंद आता है। तो भाई जब आनंद इतना आ रहा है तो पहुंचे कैसे वहां? कैसे? पंतनगर, हाँ, टनकपुर जी।
तो टनकपुर जाने के लिए आपको जो सबसे पहला, जो सबसे नजदीकी हवाई अड्डा है पंतनगर है, 160 किलोमीटर दूर है। और पंतनगर हवाई अड्डे से फिर वहां से टैक्सियां उपलब्ध है, आप टैक्सी से जा सकते हैं। और पंतनगर में भी हर दिन दिल्ली से उड़ान भरती है, लेकिन कम है। तो जब आपको जाना हो तो पता कर लीजिए, तब पता कर लीजिए। और भी शहरों से जुड़ा हुआ है, जैसे लखनऊ, दिल्ली, आगरा, कोलकाता से भी अच्छी तरह से जुड़ा है। तो रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेनों का आना जाना लगा रहता है। तो उत्तराखंड और उत्तरी भारत के प्रमुख स्थलों के साथ गाड़ियां जाने लायक अच्छे रास्ते हैं, आप जाइए। बिल्कुल। और ये सब चीजें जगह ऐसी है ना कि भाई कब जा रही है हवाई जहाज, नहीं जा रहा है, ये आप पता करना पड़ेगा। अभी हम कुछ ऐसा बता दें तो गड़बड़ हो जाएगा। तो जब जाएं तो आपको पता, ये तो पता है कि भाई तीनों रास्ते से आप जा सकते हैं। आपको कहाँ सुविधा है और कैसे आपको पसंद आएगा, आप वो चुनिए। लेकिन फिलहाल एक गीत जरूर पसंद आएगा जी, है ना, हमें लग रहा है। आप संदेश पढ़ के अकेले अकेले ना हंसी। भाई देखो बात ही ऐसी है, बहुत सारे लोग तो पहले ही लिख रहे हैं कि बहुत हंसी आएगी। भाई बात भी ऐसी है कि कुछ ना कुछ तो होगा ही। कुछ लोग हैं फिल्म देख के काम चला लेते हैं और अभी भी देख के कहते हैं बड़ा मजा आता है, हम जरूर देखते हैं। कुछ देखने गए तो पकड़े गए तो बड़ा मजा आया। तो लिख रहे हैं कि एक बार मेरी सहेली मेरे घर सुबह 10 बजे के करीब आ गई। मेरे पिताजी वकील थे, वो 9:30 बजे घर से चले जाते थे, 4 बजे लौटते थे। मेरी सहेली मेरे पिताजी फिल्म देखने के बहुत खिलाफ रहते थे, तो मेरी सहेली फिल्म देखने की जिद करने लगी। मेरी माँ ने को मना लिया उसने, और फिल्म देखने के लिए इस शर्त पर कि फिल्म 12 से 3 बजे तक लौट आएंगे, मतलब 12 से 3 वाली देखी जाएगी। सब काम खत्म करके हम लोग फिल्म देखने के लिए निकले। उस समय चुपके चुपके फिल्म लगी थी लखनऊ का। इन्होंने एक सिनेमा हॉल में, फेयर सिनेमा हॉल पहुंचे, वहां पर बड़े भाई मिल गए और वो लोगों को देखकर चौंके। मेरी माँ ने कहा तुम भी आ जाओ।
पर टिकट न मिलने पर वे हमारे साथ नहीं जा सके, चोरी पकड़ी गई थी। फिल्म भी बहुत मजेदार थी। हम लोग रिक्शे पर लौट रहे थे, रास्ते में पिताजी जो कि कार में थे देखकर चौंके, चेहरा थोड़ा गुस्से में लाल भी हुआ, जिस पर हम लोग फिल्म चुपके चुपके देखने गए थे। चुपके चुपके हम लोग हंस कर लोटपोट भी हो रहे थे, डर भी रहे थे कि अब तो घर जाकर डांट पड़ेगी, पर पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने कुछ नहीं कहा। मेरी माँ को भी बहुत मजा आया था वो दिन। हम लोग आज भी और मेरी सहेली याद करके बहुत हंसते। माता पिता को, इन्होंने लिखा, माता पिता तो अब नहीं रहे, पहले के जमाने में पिता और बड़े भाई से बहुत डर लगता था। ये बात तो है। ये वाला किस्सा, इस तरह का किस्सा तो सबके साथ हुआ होगा कि चुपचाप से फिल्म देखने गए हैं और वो चोरी पकड़ी जाती है। या जैसे कि आप कभी गोलगप्पा वगैरह चाट खा रहे हो रेडी पर किनारे और कोई दिख जाए घर में, पिता या बड़ा, पता नहीं कहाँ से उस वक्त आ जाते हैं। यूं कभी कोई नहीं मिलेगा, लेकिन अचानक जिस दिन हम चुपके से कुछ खाना चाहें तो जरूर कोई ना कोई वो बाजार में दिख जाता है जी। और इसी तरह से एक और संदेश है कि पुरानी बात है, हम 4-5 मित्र मिलकर हॉरर फिल्म देखने गए थे। एक डरावनी सीन के समय हमारे एक मित्र ने आगे बैठे हुए व्यक्ति की पीठ पर हाथ मारकर बोला, भाई जरा माचिस देना। वो व्यक्ति इतनी जोर से डरा कि पूरी फिल्म खत्म होने तक नहीं दिखा। हम सभी मित्र घर पहुंचने तक हंसते हंसते लोटपोट मतलब डर गया वो उसने सोचा वो जो सीन फिल्म चल रही है वो हमारे संग हादसा हमारे संग हो रहा है। क्या बात है। वो दिन याद करो शीर्षक में ताऊ जी की लड़की हमारी बहन की शादी थी और रात लेडीज संगीत में मेरी मम्मी और पापा दोनों एक साथ ताऊ जी के घर उनको जाना था। जैसे ही दोनों उनके यहाँ पहुंचे सभी उन्हें देखकर जोर जोर से हंसने लगे। क्यों हंसने लगे, कारण क्या था कि हमारे पिताजी जब ताऊ जी के घर जाने को निकले थे तो अचानक लाइट चली गई थी और पापा ने पैजामे के बजाय अंधेरे में मम्मी का पेटीकोट पहन लिया और चल निकले ताऊ जी के घर। और उनके घर पहुंचते ही लोग बहुत हंसे और हम भी साथ में पेट पकड़कर हंसने लगे। अच्छा, कभी कभी ये स्थिति जो होती है जी, कभी बड़े के सामने हो तो बड़े तो हंस नहीं सकते। हाँ। अब वो सोचते हैं कि अपने छोटे भाई को हम क्या कहें, इसने क्या किया है, यही सोच रहे होंगे। भाई अगर हम इतना हंस रहे हैं तो सोचिए कि उस वक्त जब ये हुआ होगा तब क्या हुआ होगा। तो अभी हाल एक संदेश और है कि अभी हाल फिलहाल में एक वाकया हुआ। एक 50 वर्षीय व्यक्ति ने हमसे पूछा कि क्या हुआ जी, आपने जो लड़का बताया था उसके बारे में। तो उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, लड़का बहुत व्यस्त था, घर में लड़की की शादी थी और उससे पहले अपने पिताजी का अंतिम संस्कार किया था कुछ दिन पहले। अब जाके लड़का फ्री हुआ है, अब बात चलाएंगे उसकी शादी की। तो हम लोगों ने पूछा कि अजी लड़का कितने साल का है। उन्होंने बड़े आराम से कहा कि लड़का मेरे उम्र के बराबर है, एक पत्नी पहले ही मर गई है। यकीन मानिए इतनी हंसी आई कि 10 मिनट तक हंसते हंसते हमारा पेट फूल गया। यानी भाई वो लड़का कह रहे हैं पर समझ नहीं आ रहा है। मतलब ये कभी कभी बातों में जो मिसकम्युनिकेशन हो जाता है ना, हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं और वो कुछ और समझ रहे हैं जी। तो हमारे साथी भी फिल्म की बात ज्यादातर हमारे साथियों ने लिखी है। इन्होंने लिखा, हाफ टिकट फिल्म जब भी परिवार जुटता है फिल्म जरूर देखते हैं और सभी हंस हंस के लोटपोट होते हैं। तो कुछ ऐसी फिल्में हैं जिन्हें देखकर आज भी मजा आता है और परिवार के संग जितना भी देखिए उतना मजा आता है ना। जी बिल्कुल, ये बात तो है। और एक और संदेश है कि ताऊ जी की लड़की हमारी बहन की शादी थी। रात को लेडीज संगीत में मेरी मम्मी और पापा दोनों एक साथ ताऊ जी के साथ उन्हें जाना था। जैसे ही दोनों उनके साथ वहां पहुंचे सभी देख के जोर जोर से ये वाला हो गया। अच्छा, ये वाला तो हो गया। जी। तो अब ये एक और संदेश है कि एक बार मेरी सहेली, ये वाला भी हम पढ़ चुके हैं। छोटे भाई से संबंधित बातें हैं जी, जो इन्होंने लिखा वो बताओ ना। कि जब हंस हंस के लोटपोट हुए ये विषय में, वैसे तो मुझे हंसी बचपन से ही बहुत ज्यादा आती है। अब भी कभी कभी जब कोई हंसी की बात आती है तो बहुत हंसी आती है, काबू में ही नहीं रहती। लेकिन एक बात मुझे याद है कि जब बोर्ड की 10वीं परीक्षा देने पास के शहर में मकान किराए पर लेने के लिए गए थे तो मेरे साथ 3 दोस्त थे। गांव में हम चारों दोस्त शहर में एक मकान किराए पर लेने की सोची हम चारों ने। और परीक्षा के 2 दिन पहले ही हम किराए पर मकान देखने चले गए। वैसे मेरे दोस्त के पिताजी ने पहले से ही कह रखा था कि हम बाजार में एक टेम्पो में बैठकर उस घर में पहुंचे ही थे। तो घर की मालकिन ने हम सबसे पता वगैरह पूछा तो हमने सब कुछ बता दिया। फिर वह हमें कहने लगे कि तुम्हारी शादी हुई है क्या? तो हम सभी छोटे ही थे। शादी शब्द सुनकर मेरे दोस्तों को तो मामूली सी हंसी आई थी, पर मेरा बेहाल था। हंसी रोकने की बहुत कोशिश करी, 10-15 मिनट तक रुके न रुके हंसी। फिर मेरी हंसी को देखते हुए दोस्तों ने उस घर को किराए पर नहीं लिया, फिर दूसरी जगह कमरा किराए पर लिया था। वैसे मन ही मन सोचा था कि मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा, कारण मुझे हंसी बहुत आती है। तो अब कभी कभी ये होता है ना, हम तो नेचुरली हंस रहे हैं लेकिन सामने वाले को शंका हो जाती है कि हमने ये सवाल पूछा कि इसमें से कोई शादीशुदा है तो कुछ
या तो चोरी छुपा रहे हैं और या तो इन्हें कुछ इसके पीछे कुछ और कहानी है या मेरी बात में ये मजाक समझ रहे हैं। तो बॉलीवुड में बहुत सारी कॉमेडी फिल्म बनी है, लेकिन मुझे 2 फिल्म जैसे मेरी मम्मी के साथ थिएटर में देखी थी, हंसी की वजह से आज भी याद है। एक थी फिल्म शरारत, दूसरी पड़ोसन। मैं और मम्मी इतना हंसे थे कि लोग हमें पीछे मुड़कर देखने के लिए मजबूर हो गए थे। तो और भी बहुत सारी बातें हैं, तो हम गीत सुनेंगे, उसके पीछे सुनेंगे फिर। तो भाई बहुत सारी और भी बातें हैं, चलते हैं, हंस लेते हैं, क्योंकि लोगों ने साझा किया है। जी जी, क्या बता रही थी तुम? ये बता रहे थे कि छोटे भाई से संबंधित बात है कि मैदान में खेलते वक्त अपने हम उम्र की एक लड़की को उससे चोट लग गई। चोट लगने से थोड़ा जख्म हो गया। भाई को घर के पलंग के नीचे छुपा दिया हमने। उनकी माँ बहन जो है वो उल्हाना देने आई और चिल्लाने लगी। बेटी का जख्म दिखा रही थी। पिताजी उन्हें समझा रहे थे कि जैसे ही वह आएगा मैं उसे जरूर सजा दूंगा। आंगन के एक भाग से साफ दिखाई दे रहा था, भाई पलंग के नीचे छुपा हुआ था। बाबूजी बहुत नाराज। हम लोग ने पलंग के नीचे कुछ टोकरी सामान रख दी। भाई दूर से दिखाई नहीं दे। हम लोग ने उसे गिलास के पानी और कुछ खाने, मतलब गिलास का पानी दे दिया और खाने के लिए भी पीछे से कुछ दे दिया। अब बेचारा भाई 8 साल का, अंधेरा हो गया। सब लोग उसे ढूंढने लगे। थोड़ी देर बाद भाई रोने लगा क्योंकि हम लोगों ने इतना सामान लाद दिया था कि बेचारा पलंग के नीचे कोने में जाके दब गया। बाबूजी उसे सामान के पीछे से निकाले। अपने भाई को सुरक्षित करने के उपाय देखकर उनका सारा गुस्सा गायब हो गया और जोर जोर से हंसने लगे हमारी कारस्तानी पर।
तो ये भी बात है भाई कि उसे जो डांट मिलनी थी वो, हाँ, बाबूजी कहने लगे भाई ऐसा भी ना छुपाओ कि बेचारे का दम ही घुटने लग जाए। तो ऐसी भी बातें हो जाती हैं कभी। तो भाई सही बात है, इन्होंने कहा हम रक्षा में हत्या कर रहे थे। ये बात धीरे धीरे मोहल्ले में फैली और सभी लोग खूब हंसे। तो बातें ऐसी ऐसी होती हैं। हमारे साथी ने ये ऐसे ही लिखा है कि, और ये बात तो बहुत कॉमन है, मकर संक्रांति के दिन पहले शाम को जब हम कजिन और दोस्त मिलकर मकान के ऊपरी छत पर पतंग उड़ा रहे थे, कॉलोनी में रहने वाला एक लड़का जो मेरा दोस्त था, पतंग उड़ाता हुआ देखकर पतंग उड़ाने हमारे घर आ गया, लेकिन वो छत पर नहीं चढ़ सका। ऊपर वाली छत पर चढ़ने के लिए बाकायदा कोई सीढ़ी नहीं बनी हुई थी। हम लोग छत पर लोहे की रॉड जो कि दीवारें के सहारे लगी हुई थी, उसी के ऊपर पांव रखकर ऊपर वाली छत पर चढ़ जाते थे। दोस्त ने उस समय इतनी टाइट जीन्स पहन रखी थी कि लाख कोशिश करने के बाद भी वो ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था, क्योंकि थोड़ा जीन्स फटने का डर लग रहा था। तो आसपास के लोग भी उसे देखकर हंस रहे थे। हमने उसके कहा भाई देखो, यूं जीन्स चेंज करके आओ, फिर वापस नीचे गली में जाकर पड़ोस वाले मकान की छत जो लगी हुई थी वहां से आकर वो चढ़ा। तो भाई क्या गजब की पतंगबाजी के वो दिन थे। तो ऐसा भी होता है। और हमारे साथी ने कुछ संदेश और भी लिखा है कि जस्ट याद आया है अभी ना, मुझे अभी जस्ट याद आया। वो कह रही है कि हमारे घर में एक किस्सा होता है कि जब भी कोई आता है ना, तो पापा ऐसे इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये देखिए मिलिए मेरे बेबी से। अब ये कहते हैं मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मतलब बेबी से बाबा बन चुका हूँ, लेकिन आज भी मेरे पापा मिलाते हैं इस तरह ये कह के कि मिलिए मेरी बेबी से। तो उन्हें हंसते भी हैं और थोड़े से वो झुंझला भी जाते हैं और थोड़े शर्मिंदा से भी हो जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे साथी लिख रहे हैं कि बीएड करने जम्मू में कमरे की तलाश में थे, कहाँ कहाँ पूछे ये सोचकर आवाज लगाना शुरू किया, कमरा किराए पर खाली है। बस फिर अधेड़ उम्र की औरत ने बोला कमरा खाली है। बाद में शाम को ये सोचते हुए बड़ी देर से हंसते रहे कि कमरा भी मिल गया। तो भाई देखिए, हंसने का तो ये वाकया कभी खत्म ही ना होगा बुआ, लेकिन वक्त हमें कह रहा है हंसते हंसते आज आपको विदा लेना होगा। तो आप सबको इजाजत। आप सभी को दीपा माहेश्वरी और बुआ का नमस्कार। सखी सहेली।